हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति चौरसिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर क्लासेस में। इस चैनल में आपको सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वह आपका रीट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो या फिर आपका कोई भी अदर स्टेट का आपका टेट एग्ज़ाम हो। सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त या फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो कथन दिया हुआ है यह कथन किसने दिया था। क्या कथन है? जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ए फिटिंग, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है लैमार्क एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो कथन दिया हुआ है ये कथन किसने दिया था। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिटिंग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? ए फिटिंग के द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भूमि के रूप, ऑप्शन नंबर बी है मृदा, ऑप्शन नंबर सी है खनिज एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ आपका बस्तियाँ। तो आपको बताना था फ्रेंड्स कि कौन सा भौतिक तत्व नहीं है, किसका? वातावरण का। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बस्तियाँ। जो बस्तियाँ होती हैं वह भौतिक वातावरण का तत्व नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए नियतवादी अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी संभववादी अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी नवनियतिवादी अवधारणा एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि सतत व स्थायी जो विकास होता है वह किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नवनियतवादी अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। जो नवनियतवादी जो अवधारणा होती है वह सतत व स्थायी विकास अवधारणा से संबंध रखता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए है 50% से कम, बी है 50% से अधिक, सी है 75% से कम एंड डी है आपका 100% से कम, मतलब 100% से कम। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रिया द्वारा कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 50% से कम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
बाकी के ऑप्शन नीचे हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। हमको बताना है फ्रेंड्स कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर सी है डेविस एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डार्विन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं वह कौन थे। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया था आपका कार्ल रिटर, क्या दिया हुआ था, कार्ल रिटर, ये कौन है आपके प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2002 में किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सतत विकास का, ऑप्शन नंबर बी है स्वच्छता वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है वन संरक्षण वर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मृदा संरक्षण वर्ष। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सतत विकास का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसी किया है, सतत विकास को। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो सभी को आता ही होगा फ्रेंड्स, कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका 21 मार्च, बी है 23 सितंबर, सी 5 जून एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई थिंक आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। ये तो सभी को पता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। आपको बताना है कि किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ये आपका नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है, हमें नहीं बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। धारणीय विकास, ऑप्शन नंबर बी गरीबी कम करना, ऑप्शन नंबर सी वातानुकूलन एंड ऑप्शन नंबर डी कागज के थैलों का प्रयोग। तो किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गरीबी कम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, गरीबी कम करना का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए आपको बताना है फ्रेंड्स। 20%, 23%, 33% या फिर 53%। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33%, मीन्स 33%। ठीक है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वनान अंतर्गत जो क्षेत्रफल होना चाहिए वह 33% होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो बताइए कि पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो CO2 गैस होती है उसका अवशोषण कौन करते हैं, पौधे करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है। तो कितना तापमान होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम तापमान होता है वह कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी देहरादून एंड ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकांश तौर पे देखने को मिलते हैं। तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें याद रखने की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है कि जो वन अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है। आपको बताना है कि वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है। आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, परिबद्ध वन है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरक्षित वन। जो आरक्षित वन होते हैं वह अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अधिकांश तौर पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि किसे हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कृषि, वन, कॉफ़ी या फिर उपरोक्त सभी को। तो बताइए फ्रेंड्स किसे कहा जाता है हरा सोना। तो आई थिंक आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि किसे हरा सोना कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वन, मीन्स जंगलों को हरा सोना कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हरे हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में जो अधिकांश वन संपदा के मालिक हैं वह कौन होते हैं। निगमित निकाय होता है, गैर सरकारी व्यक्ति होता है, राज्य होता है या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो राज्य होता है वह वन संपदा का मालिक होता है। कहाँ पर, भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन होता है, राज्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो वन महोत्सव है वह किससे संबंधित है। पेड़ काटना
पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि या पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो बताइए फ्रेंड्स, वन महोत्सव है वह इन चारों में से किससे संबंधित है? तो आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाने से संबंधित है। ठीक है, जो वन महोत्सव होता है वह किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? आपको बताना है कि जो सोपान कृषि होती है, जो एक कृषि का एक प्रकार होता है, वह कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ों की चोटी पर की जाती है, या फिर उपरोक्त सभी जगहों पर की जाती है। तो आपको बताना है कि सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है सोपान कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? जल, ऊर्जा, भूमि या इमारतें। तो आई थिंक आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो इमारतें हैं उसका प्राकृतिक संसाधन से कोई भी संबंध नहीं है। तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपको निगेटिव बताना है। जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वन्य जीवों का शिकार। तो आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप। जो भूकंप होता है वह आपके पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का कारण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना कौन सी नहीं है। ये जो निगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हमेशा एग्जाम में गलत करवा देते हैं, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर निगेटिव पूछा जा रहा है तो आपको निगेटिव ही बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है आपके अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता या पार्थिव एकता। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के ईवीएस के कुछ टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल में आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। और बताइए फ्रेंड्स कि आपने आज कितना स्कोर किया। 20 में से आपके जितने भी स्कोर आए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर अपने स्कोर ज़रूर लिखें कि आपने आउट ऑफ 20 कितने स्कोर गेन किए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।